अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब आप देख रहे हैं। दो तीन इश्यूज है जिसमें बहुत जरूरी गुफ्तगू करनी है। एक तो आप रिसेंटली हालात और वाकयात, इमरान खान सऊदीया गए, वहाँ अच्छा पैकेज मिल गया इनको, पैसे भी रखने के लिए मिल गए, बैंक में रखने हैं। फिर कुछ ऑयल के हवाले से कंसेशन मिल गई, और जब बाहर थे और जो पीछे जो कुछ हुआ डीजीआईएसआई के हवाले से, होना तो वही था जो टॉप हायरार्की ऑफ मिलिट्री कमांड ने करना था, उसी पे अमल होना था। तीसरा इशू है जो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे, वो जम्मू एंड कश्मीर 27 अक्टूबर के हवाले से। आज जो कि 27 अक्टूबर है उसके हवाले से बात करने चले। पहले 27 अक्टूबर के हवाले से ब्रिगेडियर गजनफर साहब से पूछते हैं, इनका इस बारे में क्या ओपिनियन है, क्या क्या रीजन है कि वहीं के वहीं खड़े हैं और मामला आगे नहीं चल सके। असल में बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 27 अक्टूबर का जहाँ तक ताल्लुक है, और आज जो ब्लैक डे पूरी दुनिया में कश्मीरी मना रहे हैं और पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाया जा रहा है, उसकी तारीख तो बड़ी लंबी है, लेकिन उसका रीज़न बड़ा इलॉजिकल है। यानी जो इंडिया ने किया था, और 27 अक्टूबर को ब्लैक डे इसलिए बनाया जाता है कि आज तक उस 27 अक्टूबर 1947 से लेके और आज तक इंडियन फोर्सेस जो हैं और इंडिया की हुकूमत जो है वो कश्मीर के अंदर एक काबिज फोर्स के तौर पे, ऑक्यूपेशनल फोर्सेस के तौर पे मौजूद है। क्योंकि जिस वक्त इंडियन फोर्सेस ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड किया, उस वे 25 अक्टूबर को जो मुजाहिदी, जो पाकिस्तान के जो कश्मीरी थे, जो कश्मीर की जद्दोजहद के लिए लड़ रहे थे, और उन्होंने मुजफ्फराबाद से आगे, मुजफ्फराबाद बारामूला रूट से मुजफ्फराबाद को आज़ाद कराया था, कोटली को आज़ाद कराया था, क्योंकि ये इंडियन ऑक्यूपेशन में था। और आपको पता है कि जो 1947 का फार्मूला ये था कि जहाँ पे जिसकी आबादी ज़्यादा है वो स्टेट उसके साथ चली जाएगी, लेकिन चूंकि वहाँ पे महाराजा हरी सिंह था, 96% पॉपुलेशन मुस्लिम थी, लेकिन हरी सिंह जो है वो जो है वो डिले कर रहा था चीज़ को, तो फिर कश्मीरियों ने अपनी राइट के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और हथियार उठाए, और वो मुजफ्फराबाद से बारामूला कैप्चर कर चुके थे। बारामूला से आगे श्रीनगर के अंदर जो है वो मौजूद थे, और श्रीनगर फॉल होने वाला था, और मुजाहिदीन का प्लान ये था कि हम श्रीनगर एयरपोर्ट पे जाके जो है उसको कब्जे में ले लेंगे, और जब कब्जे में ले लेंगे तो फिर इंडियन फोर्सेस को इंटरफेयर नहीं कर सकेंगी। लेकिन उस वक्त भी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वर्कर था, मकबूल शेरवानी, उसने कश्मीरियों से गद्दारी की, और उसने उन जो सिक्योरिटी फोर्स, जो मुजाहिदीन थे, उनको मिसलीड किया, और वो एयरपोर्ट पे जाने के बजाय दूसरी तरफ चले गए। अब जब ये तमाम चीज़ हो रहा था तो वीपी मेमन को महारा कहते हैं, जो तारीख में महाराजा ने कहा कि जी यहाँ पे आप इंडियन फोर्सेस की मुझे मदद दें, तो जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन ने आपस में कंसल्ट किया, और आपको पता है माउंटबेटन की बीवी के नेहरू से नाजायज़ ताल्लुकात थे, और नेहरू ने उस नाजायज़ ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए माउंटबेटन की बीवी को प्रेशराइज किया था कि आप कश्मीर की एक्सेस हमें दो, जिसकी वजह से पहले ही गुरदासपुर और फिरोजपुर जो है वो लेडी माउंटबेटन जो है वो माउंटबेटन से कह के जो, और वो वहाँ पे बावजूद इसके कि गुरदासपुर में झंडे लहरा गए थे पाकिस्तान की तरफ के, वो उन्होंने इंडिया को की तरफ कर दिया था। 2 दिन तक वो जो अनाउंसमेंट था वो भी रुकी रही थी। तो ये जो जिस वक्त वहाँ पे ये चीज़ हुई, तो इंडियन ने, जवाहरलाल नेहरू ने और माउंटबेटन ने वीपी मेमन को भेजा, तो श्रीनगर आया और वो उसी दिन वापस गया। और उसके बाद कहते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, जिसमें 3 हेडिंग्स थी, एक डिफेंस, एक फॉरेन मिनिस्ट्री और कम्युनिकेशन, जिसके तहत वहाँ पे इंडिया इंटरफेयर कर सकता। लेकिन आज तक वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है और वो डॉक्यूमेंट जो वो तारीख में किसी जगह पर मौजूद नहीं है। और जिस दिन इंडियन फोर्सेस ने जिन लैंड किया, उस दिन महाराजा श्रीनगर में मौजूद ही नहीं था, वो एन रूट ट्रेवल कर रहा था टूवर्ड जम्मू। इसका मतलब है कि एक गैर अखलाकी तरीके से, गैर अखलाकी था, जो नेहरू के नाजायज ताल्लुकात थे लेडी माउंटबेटन से, उनको इस्तेमाल करके, और एक गैर कानूनी चीज को, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सट्रेशन ना होने के बावजूद इंडियन फोर्सेस किसी सूरत में आ नहीं सकती थी। कश्मीर के अंदर कोई प्रोविजन नहीं थी। तो इसका मतलब है कि वो गासिब फोर्सेस के तौर पे, एक ऑक्यूपेशनल फोर्सेस के तौर पे उन्होंने श्रीनगर में लैंड किया, और वहां से उसके बाद आपने देखा कि श्रीनगर से फिर मुजाहिदीन को रिट्रीव करना पड़ा, बारामूला से रिट्रीव करना पड़ा, और जो अभी लाइन है
आज़ाद कश्मीर की जो हमने आज़ाद कराया था हमारे मुजाहिदीन ने, वहां पे सेटल होना पड़ा। अब उस ब्लैक डे को, उस गासिबाना कब्जे को, उस गैर नाजायज ताल्लुकात के जरिए वैली को हड़प करने के जो बैकग्राउंड है, उसके ऊपर ये ब्लैक डे मनाया जाता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अभी आपने देखा होगा कि कल ही ऑस्ट्रेलिया की है, न्यू साउथ वेल्स की पार्लियामेंट है, और उसमें एक सेमिनार हुआ था जहाँ न्यू साउथ वेल्स की पार्लियामेंट के लोग, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पार्लियामेंटेरियंस थे, सेनेटर्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज थे, उन्होंने एक सेमिनार में हिस्सा लिया और उन्होंने वहां पे दो चीजों पे अपने ख्यालात का इजहार किया कश्मीर के बारे में। एक थी ग्रेव, उन्होंने कहा जी ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और दूसरी थी इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर। और इंडिया से डिमांड किया कि जी आप वहां से अपनी फोर्सेस को, अपने वहां पे जो आपने जुल्म और बर्बरियत की एक फिजा कायम की हुई है जिसके अंदर लोगों को मार रहे हैं, और आपको पता है कि अभी रिसेंटली एक स्टडी आई है ह्यूमन राइट्स वॉच की जिसमें ये कहा गया है, और वहाँ पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल ने उसके ऊपर कमेंट किए हैं, जिसमें कहा गया है कि इंडियन फोर्सेस वैली के अंदर रेप को जो है वो एक एज ए स्टेट वेपन यूज कर रही है, यानी औरतों को रेप करने की इजाजत जो है वो नरेंद्र मोदी ने इंडियन फोर्सेस को दी हुई है। और आपको ये भी याद है कि कुरान पोशपुरा में एक रात में ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि दिन के वक्त 70 औरतों को एक लाइन में खड़ा करके इंडिया की एक यूनिट थी 4 राजपूताना राइफल, उन्होंने औरतों की आबरूरेजी की थी, अस्मत दरी की थी, उनके बच्चों के सामने, उनके माँ बाप के सामने। उसके ऊपर एक फिल्म बनी थी ओशन ऑफ टीयर्स, एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी जिसको इंडिया में रिलीज नहीं करने दिया गया। परसों बीबीसी ने पिछले हफ्ते एक डॉक्यूमेंट्री चलाई है जो बीबीसी की जो इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट है जो एक हिंदू है उन्होंने बनाई थी, और जो इंडिया के अंदर ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर, जिस तरह माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह कश्मीर के अंदर एथनिक क्लिंजिंग की जा रही है, जिस तरह लोगों को बेआबरू किया जा रहा है, और उसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द नरेंद्र मोदी जो हिटलर और मैसोलिनी का फॉलोअर है, जिसके जहन में जो है लोगों का खून बचा हुआ है, जो लोगों का खून पी के जो है वो तसल्ली महफूज होता है, जो निहायत अय्यार, मक्कार, फरेब, झूठा और सबसे गंदा और जलील आदमी है, उसकी डायरेक्शन के मुताबिक जो कश्मीर में जो कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है और जो दुनिया उस पर खामोश बैठी हुई है, जो दुनिया उसके याद में ये आज का ब्लैक डे जो है पाकिस्तान मनाते हैं और कश्मीरियों के कॉज को हर जगह उजागर किया जाता है। आपने बड़ी जबरदस्त बात की, लेकिन मैं यहाँ एक और ऐड कर दूं कि ये 28 तारीख को लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे बैरिस्टर सुल्तान महमूद जा रहे हैं और बाकायदा एक प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और नवाज शरीफ को या उनके मुस्लिम लीग नून के वहां के लोगों को दावत दी गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो किस तरह मिलेंगे अजहर सदीक साहब? अभी कल परसों की बात है कि एक डिप्लोमेटिक कार इंडिया के वो अपना नंबर प्लेट के साथ, वहां के डिप्लोमेट जो है वो जो चोर चक्का डाकू बैठा हुआ है लंदन के अंदर, पाकिस्तान से पैसे चुरा के पाकिस्तान के मोटरवे से के कमीशन पे और पाकिस्तान की ज़कात से पैसे लेके और ज़कात पे रहने वाला जो वहां पे शख्स जो लुटेरा बैठा हुआ है, उससे इंडियन डिप्लोमेट मिलने गया। आप मुझे बताइए किस सूरत, और इंडिया का हाल क्या है? अब ये क्रिकेट मैच के ऊपर रिएक्शन देखने, शामी के खिलाफ क्या हो रहा है, उसको जो इंडियन फास्ट बॉलर है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि इसने जी पैसे से पाकिस्तान से पैसे लेके बॉलिंग करी। एक आप यार क्या क्या बात करें। एक जयपुर में एक स्कूल टीचर है जयपुर की, अपना उनको वहां पे स्कूल से निकाल दिया गया है, उनकी सर्विस को खत्म कर दी गई है क्योंकि उन्होंने एक बेट लगाई हुई थी, जैसे लोग अमूमन बेट लगाते हैं इंडिया पाकिस्तान के, तो उन्होंने अपने घर के अंदर एक बेट लगाई हुई थी। श्रीनगर के हॉस्टल के अंदर जिस तरह और बच्चियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, जिस तरह कश्मीर के अंदर आतिशबाजी हुई है, दुख मतलब एक हैरानगी ये है कि इतना बेशरम मीडिया है, इंडिया का इतना बेशरम मीडिया है कि बजाय आप इस चीजों को छुपाएं वो चला रहे हैं कि जी देखो गद्दार हैं, गद्दार ये कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इन बेशर्मों को? पता नहीं कहां पैदा हुए हैं, इनके माँ बाप ने क्या ट्रेनिंग दी है, इनका बैकग्राउंड क्या है, कहां से दहशतगर्दी, ये पूरा दहशतगर्दी का एक नेक्सस है इंडिया के अंदर। पॉलिटिकल लीडरशिप, गूदी मीडिया, जो आप देखिए वो जो उनका वो है अन्नाब गोबर स्वामी, उसको सरीना का 5वां फ्लोर नजर आता है। अब इतना झूठ आप किस तरह कंप्लीट करें? मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली ये बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ और ये फैमिली भी तो उन्हीं का एजेंडा लेकर चल रही है ना। आपके सामने है
तरह वो तो शादी उनके पे पेड आना, एजेंट है। फिर देखे ना आमों की पेटियां, फिर खास तौर पर आपके सामने है हमदुल्ला का उनसे मिलना, फिर अभी रिसेंटली अपना इंडियन कमिश्नर का जो वहाँ का अपना लंदन के अंदर मौजूद है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कश्मीर के इशू पे जैसे मैंने अब सवाल किया था, उस पे भी उन्होंने इनकार कर दिया है, और वो बिल्कुल करीब है। आज तक किसी मुजाहरे में नवाज शरीफ ने शिरकत नहीं की है। प्रोग्राम हमारा ज्यादा लंबा हो जाएगा, हम जरा आते हैं अगले सवाल की तरफ, और वो बड़ा अहम इशू है। डीजीआईएसआई के हवाले से वो जो नोटिफिकेशन उन्होंने बाकायदा, अल्टीमेटली तो वही होना था जो पाक फौज और हायरार्की ने फैसला किया, लेकिन नोटिफिकेशन पे आप क्या समझते हैं, वो जुबान जो इस्तेमाल की है वो मुनासिब है? अगर साहब, बहुत अफसोस की बात है, मुझे बड़ा दुख है ऑनेस्टली। मैं ये दुख इसलिए है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान साहब से मैंने भी बहुत उम्मीदें वाबस्ता की थी, उनकी हुकूमत से भी, और हमने उनके लिए वोट भी किया था, उनके लिए काम भी किया था। लेकिन जिस तरह जो एक्सप्रेशन, जो चीज़ें उनकी तरफ से आ रही हैं, वो ना तो पाकिस्तान के आम आवाम के लिए सूटेबल नज़र आती हैं। अभी देखिए डॉलर किधर गया हुआ है, कहाँ पे पहुंचा हुआ है। सऊदी अरब ने चले आपको $3 अरब की फैसिलिटी दे दी, उससे उम्मीद करते हैं कि कुछ चीज़ें नीचे आएंगी। आपको उन्होंने आयल डेफर्ड पेमेंट पे 1.2 बिलियन देने की कोशिश की है। लेकिन कॉमन आदमी एक किस मुसीबत में मुब्तला, ये आपको पता है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके। अब जब इस किस्म की सिचुएशन हो तो आपको अदारों की इज्जत का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह जब नवीद अंजुम की पर्सनैलिटी को एक्सप्लॉइट किया गया है, जिस तरह उनको टॉक ऑफ द टाउन बनाया गया है, जिस तरह उसके ऊपर प्रोग्राम हुए, जिस तरह एक आम सा आदमी, एक ऐसे लड़के जिनकी मतलब अभी तक उनकी फौज में जाने की उम्र भी नहीं हुई, आप उनको सोशल मीडिया उठा के देखें, वो लेफ्टिनेंट जनरल्स को डिस्कस कर रहे होंगे, जिनको फौज की ABCD कर, क्यों ये तमाम चीज़ें क्यों हुई? ये इसलिए हुई कि नॉन इशू को एक इशू बना लिया गया। पाकिस्तान फौज के अंदर एक बड़ा लेट डाउन सा प्रोसीजर है इस किस्म की पोस्टिंग्स का, और वो आप उन्होंने ब्रिगेडियर से ऊपर ले डाउन किया, वो अंग्रेज ने ले डाउन किया है कि व्हेन समबडी इज प्रमोटेड एज अ रेड टेप ही इज टिप्ड फॉर द कमांड, और जो स्टाफ है वो ऑक्सिलरी अपॉइंटमेंट्स होती है। अब उसके 2 साल की कमांड होती है, 2 साल के स्टाफ अपॉइंटमेंट्स होती है। जब लेफ्टिनेंट जनरल जाते हैं और जब पोस्टिंग उनकी होती है, तो वो फौज की एक MS ब्रांच है, क्योंकि हम बेसिकली तो जो भी लेफ्टिनेंट जनरल होता है, जो कोर कमांडर 3 स्टार जो रिकमेंड होता है, बेसिकली इज रिकमेंडेड फॉर कमांड, और अगर वो कमांड नहीं करेगा तो ही कैन नॉट बिकम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, होता ही नहीं है। बाद ऑफिसर ऐसे प्रमोट होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, वो किसी वजह से उनके लिए लिख दिया जाता है नॉट फिट फॉर, नॉट अप्रूव फॉर कमांड, तो वो स्टाफ अपॉइंटमेंट पे रहते हैं। अब इस किस्म की चीज़ों में जब होता है तो एक MS ब्रांच है फौज की, जिसके पास ऑफिसर्स का सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है, और MS भी एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है। वो एक समरी बनाता है 2 या 3 अफसरों की, जब इस किस्म की DGISI की पोस्टिंग करनी होती है, DGMI की पोस्टिंग करनी होती है। DGMI चूंकि फौज के अंदर है तो उसके इख्तियार जो आर्मी चीफ को होता है। DGISI जो है चूंकि प्राइम मिनिस्टर को आंसरेबल होते हैं, तो उस समरी के अंदर 2-3 नाम दिए जाते हैं, वो आर्मी चीफ के पास जाती है। आर्मी चीफ उसके अंदर अपनी अप्रूवल देते हैं। MS जो अप्रूवल करता है वो क्वालिफिकेशन पे, प्रीवियस एक्सपीरियंस पे, ऑफिसर की डायनामिज्म को देखते हुए, पर्सनालिटी को देखते हुए एक खास किस्म के आदमी को ISI के लिए रिकमेंड किया जाता है। वो जाती है चीफ के पास, चीफ उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेज देता है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसको प्राइम मिनिस्टर के पास भेजती थी। प्राइम मिनिस्टर के पास से जब आती है वो नोटिफिकेशन, जब अप्रूव होके आता है, तो वो एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होता है, उसको पब्लिक नहीं किया जाता। उसके बात बाद सही है। होता यह है कि उसके बाद MS ब्रांच जो है फौज की, वो पोस्टिंग ऑर्डर इशू करती है। जो जिसका नाम अप्रूव हुआ होता है उसका पोस्टिंग ऑर्डर इशू होता है। उस पोस्टिंग ऑर्डर के अंदर लिखा होता है, जैसे इसकी अगर केस लेंगे तो लिखा जाएगा कि लेफ्टिनेंट जनरल नवीद अंजुम वो फ्रॉम हेडक्वार्टर 5 कमांडर 5 कोर टू DGISI, ठीक है ना। आगे एक रिमार्क्स होते हैं जिसमें लिखा होता है कि दिस पोस्टिंग इज अप्रूव्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्शन ऑफ फलाना नोटिफिकेशन, द ऑफिसर विल मूव बाय सच एंड सच डेट और विल अज्यूम चार्ज बाय सच एंड सच डेट। इसी तरह जो DGISI है उनका पोस्टिंग ऑर्डर आ जाता कि जनरल फैज पोस्टेड टू जहां भी उन्होंने पोस्ट होना। ये तरीका कार है। नोटिफिकेशन के ऊपर ऑफिसर मूव नहीं कर सकते। ऑफिसर की मूव करने की जरूरी है कि MS ब्रांच का पोस्टिंग ऑर्डर इशू करे। अब नोटिफिकेशन जब आपने कर दिया तो उसके अंदर ये लिखना कि जी 5 अफसरों की फाइल आई थी, 6 नंबर पे कंसिडर हुआ था, उसको अप्रूव किया गया था, फिर उसके साथ साथ टेलअप चलाना टीवी के ऊपर, ये डैमेज करेगा इंस्टीट्यूशंस। इसकी लॉजिक क्या है? आप पंजाब के सारे चीफ सेक्रेटरी जो इस हुकूमत के अंदर पोस्ट हुए हैं और बेताशा पोस्ट हुए, पंजाब के IG जो हर तीसरे महीने बाद पोस्ट होते हैं, इस हुकूमत के अंदर पोस्ट होते हैं, उनकी आप नोटिफिकेशन उठा के देख लें।
उस नोटिफिकेशन में आप शुरू से उठा के देख लें, आदम सलमान का देख लें, नसीम खोकर का देख लें, शोएब दस्तगीर का देख लें, इनाम गनी का, वहां पे सिर्फ ये लिखा, इसी हुकूमत ने की है, इसी फेडरल गवर्नमेंट के एक अफसर ने साइन किए कि सच इज पोस्टेड एज आईजी पंजाब एज चीफ सेक्रेटरी पंजाब and under his own pay and scale in grade 21 will move by that such and such date assume charge. बस ये 2 लाइनें होती हैं। अब आप बताएं कि सिविलियन साइड पे तो आप ये कर रहे हैं, फौज के एक अफसर को लेफ्टिनेंट जनरल को पोस्ट कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर ये लिख रहे हैं कि 6 आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? Imran Khan is the Prime Minister of Pakistan by all constitutional means, by all legal. He doesn't have to assert his authority by using the languages like this. इसका मतलब है कि वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं बहुत मजबूत हूं. This is not required. It is not, absolutely not required. You have to follow the procedure and you have to follow the precedent. आपको नए प्राइम मिनिस्टर नहीं आए हैं, इससे पहले भी पाकिस्तान में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रह चुके हैं. सो ये जो लैंग्वेज जिसने भी ड्राफ्ट किया है, जिसने भी ये यूज किया है, he is trying to damage the whole reputation, he is trying to damage the spirit of the notification. अगर उसमें सिर्फ ये लिखते कि प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया है और ये ऑफिसर पोस्ट होंगे, फलानी डेट तक मूव करेंगे, दैट वाज सब. और ये माजी में यही होता रहता है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि आप नई इन्वेंशन तो नहीं कर रहे हैं, कोई चांद से कोई चीज तो नहीं लेके आ रहे हैं कि जी आप उसमें अपने थंपिंग करें कि जी मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया. सो इस किस्म की चीजें पहले इंस्टीट्यूशन को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस तरह इंडियन मीडिया ने इसको एक्सप्लॉइट किया. उसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब किसी ये जैसे दुनिया की जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके मुख्तलिफ लोग पोस्टेड होते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, अगर उनका नाम भी एक दफा लीक आउट हो जाता है ना, तो वो उनको उनकी क्या MI6 हो या CIA हो, उनको वापस पोस्ट कर देती है. आपको रॉ के चीफ का नाम पता है पाकिस्तान में किसी को? नहीं. CIA के चीफ का नाम लोगों को पता है? चंद लोगों को पता होगा, और हम मीडिया बात जो 4 लोगों को पता है. लेकिन अमूमन ऐसे एक और बात जो मैंने ना प्रोग्राम में खत्म के इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा. देखिए यही बात है, यही जो 5th जनरेशन वॉर की बात है. जहां इमरान जो मामला था, मेरा नहीं ख्याल था कि ये नोटिफिकेशन बाहर आना था या कि क्लैरिटी देनी थी. सिर्फ एक स्टेटमेंट आ जाती, एक प्रेस रिलीज ही आ जाती तो वो काफी था कि जनाब DGISI अपना लेफ्टिनेंट अहमद नदीम साहब ही हैं और फलान डेट को वो चार्ज संभालेंगे. ये स्पेसिफिकली जो है ना, ये जिस किसी ने भी शरारत की है ये वो गलत की है, लेकिन वो वजह जो मैं समझ पाया हूँ ना, जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जानबूझ के इदारे को मिलाइन करने की कोशिश की जा रही है. और दूसरी तरफ आपने देख लिया कि यानी वही लोग जो कह रहे थे कि इमरान खान और मौजूदा फौज जो है एक पेज के ऊपर है, तो उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया. यानी जैसे वो उनकी झोली में चला जाए, अपोजिशन की झोली में चला जाए, तो अब यानी उनकी करतूतें भी सामने आ गई हैं. तो असल जो मकसद था कि वो फौज को टारगेट करना चाहते और ये हुकूमत को समझना चाहिए था, जो समझ नहीं पाए, और उसका नुकसान इनको खुद ही हुआ है. और पाकिस्तानी इदारों को भी इस हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर लाएअमल सोचना है. और मैं तो कहूंगा कि इसकी बाकायदा तहकीक होनी चाहिए कि ये नोटिफिकेशन किसने लीक किया, कैसे बाहर आया, मकसद क्या था. कोई जरूरत ही नहीं है, पूरी दुनिया में ये पोस्ट की जो आपने बड़ी जबरदस्त, कहीं इस तरह प्रचार नहीं होता, किस तरह बैठ के डिस्कशन नहीं हो रहा. ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और हर एक को मादर पितर जो आजादी का कॉन्सेप्ट दिया, ये गलत है. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं कह रहा हूं कि अगर ये किया भी था तो इट शुड हैव बीन हैंडल्ड वेरी सिक्योरली. अगर आप चाहते ये थे कि जी आप अपनी अथॉरिटी को इस तरह इन लफ्जों में प्रूव करें कि 6 लोगों के नाम आए थे, 5वें जो सीरियल 6 था उस पर कंसिडर किया, तो इट शुड हैव नॉट बीन लीक टू द प्रेस. बिकॉज आगे जब इतना आप नाम किसी का लेंगे एक DGISI का, वो काम क्या करेगा? ISI एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है. इसके अंदर सिर्फ DG नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, नेवी के ऑफिसर्स हैं, इट इज इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइज, इसके अंदर सिविलियंस हैं, और ये अपनी इसकी स्ट्रेंथ पे चल रहा है. DG होता है उसको गाइड करने के लिए, अपना मीटिंग्स के लिए, डायरेक्शन देखने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, थ्रेट विजुअलाइजेशन के लिए. तो जब आप एक शख्स को इतना दुनिया में आम कर देंगे, और वो वैसे ना होता अगर नॉर्मल प्रोसीजर में काम चलता और ऐसी चीजें डिस्क्रीटली की जाती. इनके लिए आपने ढोल बजाना नहीं होता. ढोल बजा लें आप, बाकी जो पोस्टिंग है उसके ऊपर ढोल बजा लें कि जी आपने ये कर दिया, वो फलाना मिनिस्टर आ गया, फलाना. इस किस्म की चीजों को दबाओ. मुझे बड़ा अफसोस है जिस किसी ने भी ये किया, हाफिज इमरान खान साहब ने तो नहीं किया होगा ना, ये ना उन्होंने कहा होगा. तो ये बेसिकली इट इंडिकेट्स दी वो ना जाहिलानापन ये जाहिर करता है, लैक ऑफ विजन की चीज जाहिर करती है. ये एक बहुत ही नैरो विजन, छोटा छोटा दिमाग जो होता है ना, ये छोटा दिमाग को ये जाहिर करती है.
अप्रूव बड़ी प्राइम जब मिनिस्टर साहब नहीं करना था, प्राइम मिनिस्टर ही को नहीं है, अप्रूव हकीकत करना है। चाहिए। उनकी आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, लेकिन इसके अंदर यस, अलाइड चीजों को मेंशन करना, ये तो आप डैमेज कर रहे हैं ना अदारे की रेपुटेशन को। ये हकीकत है, हकीकत बात आपने कही है। चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, मुजफ्फर साहब इजाजत चाहेंगे। बहुत कोशिश की हमने अहाता करने की कई चीजों के, लेकिन दोबारा फिर तकलीफ देंगे। इजाजत दीजिएगा जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।